हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आज हमने क्या क्या करना है। तो फुली नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आपको करवाए गए थे उनमें एक कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है अभी, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो क्या करते हैं, और अगर अनसर्टिफाइड की वैल्यू ना दी हो तो क्या करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या करते हैं। सर, इसके लिए समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके थ्रू समझिए। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 3 साल चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉलमेर फॉर्म में मैंने 3 साल इकट्ठे बना दिए। जैसे एक बार आप चेक करेंगे इस चीज को। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to building contract for 10 lakh for which 80% of the value of work certified by architect is paid by contracting। मतलब जितना आपका वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% कॉन्ट्रैक्टी आपको पे करता जाएगा। खर्चे दिए हुए, लाइक 2004 में मटेरियल, 2005 में मटेरियल, वेजेस, साइट एक्सपेंसेस, एवरीथिंग गिवन। उसके बाद नीचे वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड मटेरियल एट साइट, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड में कितना कितना था, ये सब। अब एक बात होती है, जब आप लोग क्या करते हैं कि लाइक कंबाइंड बनाते हैं, यानी मतलब 3 साल का इकट्ठे फॉर्मेट उठाते हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ ओपनिंग नहीं हो, पर सेकेंड ईयर में ओपनिंग भी आने वाली है, तो उनके लिए हमें थोड़ी लाइनें छोड़नी चाहिए। तो 3-4 लाइनें छोड़ के लिखेंगे ताकि ओपनिंग क्या क्या हो, उनके लिए जगह हो। जैसे मटेरियल देखते हैं सर। सर मटेरियल 1,20,000, 1,45,000 और 84,000। 1,20,000, 1,45,000, 84,000। ये आ गया आपका मटेरियल। सर वेजेस, वेजेस 1,10,000, 155, फिर 110। वेजेस के बाद साइट एक्सपेंसेस, 5,000, 12,000, 6,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट में 2,000, 2,600 और 500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए आपके। और सुनते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद अब और आगे देखते हैं तो प्लांट आ गया। वैल्यू ऑफ प्लांट इशू टू प्लांट 14,000। अब यहाँ पे क्या क्या लेफ्ट ओवर है वो बात करेंगे। पर मटीरियल एट साइट पड़ा, मटीरियल एट साइट 2,000, 5,000, 8,000। उसके बाद बात करते हैं सर और क्या क्या है। सर प्लांट एट साइट ये नीचे से देखेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2004, 5 एंड 6 इतनी है, तो उसको लिखते जाएंगे। बाय प्लांट एट साइट 11,200, 7,000, 3,000। क्यों बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड देखेंगे इतना, 2 पेंसिल्स 7.5 लाख। लास्ट ईयर में ना लिखना होता, रीजन में बाद में बताता हूँ। मैं रीजन बाद में बताऊंगा। अनसर्टिफाइड सर 2,800,
और 8,000। हाँ जी सर। ये काफी ज्यादा लिख लिया हमने। अब अगर हम सोचें कि सारे साल इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे, ना सर, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग है वो सेकंड ईयर की ओपनिंग भी बनाने होते हैं। तो हमें पहले एक साल ही बंद करना। पहले पहले साल को और देखते हैं कि पहले साल में हम कुछ स्किप ना कर रहे। ठीक है सर, पहला साल आपका डन है, तो आप उसको क्लोज करने वाले हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और बढ़ा के फिर क्लोज करते हैं। जब ये कंबाइंड क्वेश्चन हो रहे होते हैं बेटा, यहाँ जगह होनी चाहिए। जैसे यहाँ टू नोशनल प्रॉफिट की भी जगह होनी चाहिए। जब ईयर एंड हो जाएगा तो P&L में भी जाना होता है, तो जगह रख ले थोड़ी लाइनें। फर्स्ट ईयर को टोटल करेंगे। फर्स्ट ईयर को आप टोटल करेंगे सर, 2,000 का मटीरियल एट साइट है, 11,200 का प्लांट एट साइट है, 235 प्लस 2,800 माइनस ये सब। बेसिकली ये ब्रेक इवन आ जाएगा। नोशनल प्रॉफिट नहीं ला रहा, आप भी टोटल चेक कर लें, मैंने कर दिया। दोनों तरफ का टोटल 251 बन रहा है इससे। नील नोशनल प्रॉफिट। अब अगर नील नोशनल प्रॉफिट तो नील ट्रांसफर, ऑब्वियस है, जब कुछ कमाया ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे करें। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर लॉस हो जाए ना किसी भी ईयर में, शुरू में ही लॉस हो रहा है, तो हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। लॉस से हम डरते नहीं है बेटा। लॉस में हमें घबराहट नहीं होती कि बुक करें या ना करें। प्रॉफिट हो तो डर लग जाता है कि पता नहीं एंड में क्या होना है। प्रॉफिट में बड़े रूल बनाए जाते हैं। और लॉस सिंपल है बेटा, लॉस हमेशा ही P&L में ट्रांसफर। ध्यान ये रखें। सर अब अगला साल कैसे? सर अगले साल को करने के लिए यहाँ पहले ओपनिंग लिखने होंगे। पहले ओपनिंग WIP, फिर ओपनिंग मटीरियल, फिर ओपनिंग प्लांट। तीन चीजें। ये पहले साल नहीं थी तो पहला फर्स्ट ईयर था, अब ये सब है। ओपनिंग WIP ये बनेगा, इन दोनों का टोटल 2,37,800। ओपनिंग मटेरियल, ये जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग प्लांट, ये जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा, 11,200। ठीक है जी। अब आप सेकेंड ईयर को क्लोज कर सकते हैं। लो बेटे, सेकेंड ईयर का नोशनल प्रॉफिट चेक करते हैं क्या आता है। 5,000 प्लस 7,000, 750 प्लस 8 माइनस 237,800 माइनस 2,000 माइनस 11,200 माइनस 17,000, 199,400 आ रहा है। नोशनल प्रॉफिट इज 199,400। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 199,400। टोटल जो भी आ रहा होगा वो आप लिख सकते हैं। अब सर सवाल उठता है कि अगर नोशनल प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें से कुछ अमाउंट P&L में भी ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल सर, ये हमने लिख दिया बाय नोशनल प्रॉफिट 199,400। इसके ट्रांसफर के वर्किंग नोट शुरू हो जाएंगे। अब कल जो हमने सीखा था एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है आगे ईपी को कंप्यूट करने की। तो ये तो वही पुराने मेथड से ही हो गया। पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड इज 750। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, तो ऐसा करके 75% आ जाता है। अगर 75 हो कैसे होगा सर? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब आप कहोगे सर ये कैश रिसीव्ड कितना? सर ये तो पहली लाइन में लिखो, 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का 80% पे कर रहा होगा, यहाँ 80% कर देंगे। फाइंड आउट करें।
सर 80% करके 106347 आ रहा है। चेक करें, आपको इतना ही दिया होगा। टू पी एंडल जो फिगर जानी है वो इतनी ही जानी है, थोड़ा ज्यादा ही ला दिया लगता है मैंने। टू पी एंडल 106347। आंसर भी एक बार चेक करवा देते हैं सर। सर देखो, अमाउंट ट्रांसफर 2005 का यही जो है 106347, बाकी WIPR आ जाएगा। ये इसमें से माइनस करके देखेंगे कितना आता है। 93053। कुल भी है ऐसा। अब सर आगे क्या करें? आगे सर थर्ड ईयर बनाना। थर्ड ईयर की ओपनिंग लिखते हैं। ओपनिंग WIP जैसे मान लो आपने 758 लिखा, 758 कैसे आया वो आपको बताइए, इन दोनों का टोटल। फिर आपने मटेरियल लिखा, यहाँ वाला यहाँ आ गया 5000। फिर आपने प्लांट लिखा, प्लांट 7000। अब सर एक प्रॉब्लम होती है जब WIPR आ जाए ना, वो स्टॉक रिजर्व की तरह होता है। जैसे क्लोजिंग WIPR है कि अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, और रिवर्स होगा। दोबारा समझे, अगर आपके एंड में WIPR बना है तो अगले साल वो WIPR रिवर्स होगा, अगले साल वो प्रॉफिट अर्न हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना आपने? आपने तो कुछ नहीं करना सर, आपने बस सिंपली यहाँ बाय WIPR लिखना टॉप पे। अब मैं बताता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मैं वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्यों नहीं लिखने दे रहा था। जब ध्यान से देखिए इंफॉर्मेशन को, सेकेंड ईयर में वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है। अब अगर 10 लाख वर्क सर्टिफाइड, थर्ड ईयर में सॉरी 10 लाख वर्क सर्टिफाइड है, बाई चांस आप फॉर्मूला भी लगाएं, बेस्ट है वैसे तो आप लगाएं फॉर्मूला एज ऑफ कंप्लीशन का, तो 100% आएगा। वर्क सर्टिफाइड 10, कॉन्ट्रैक्ट भी 10, एज ऑफ कंप्लीशन 100% आएगा, 100%। अब जब कॉन्ट्रैक्ट 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिखा रहा हो तो मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, मतलब कुछ पेंडिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अब रेडी है। और जब कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाए तो हम WIP लिखते जाएं, ये तो मजाक लगता है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो 100% कंप्लीट है, दूसरी तरफ तुम कहते हो WIP। चेक करो अपने आप को, बन गया या नहीं बना। सर बन तो पक्का गया, 100% आ। फिर जब बन जाता ना तो सेल की एंट्री डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। क्या एंट्री आएगी? बाय कॉन्ट्रैक्टी। इसका लॉजिक भी समझाऊंगा मैं आपको, पहले इसकी मैं जगह ठीक बना दूं, ये दिखनी नहीं है यहाँ पे। लो जी, अब हमारे बाय कॉन्ट्रैक्टी यहाँ 10 लाख रुपए की एंट्री आ जाएगी, सेल की एंट्री चाहते हैं। ऐसे बाय कॉन्ट्रैक्टी क्यों लिखा? और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बताने लगी, व्हेन दी कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो रियल प्रॉफिट होगा, उसे अब नोशनल प्रॉफिट में नहीं डाला जाएगा, उसे हम P&L में डालेंगे। तो एंट्री होगी टू P&L, जैसे पर 93053 प्लस 8000 प्लस 3000 प्लस 10 लाख माइनस 758 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 84 10 6 500। चेक करें जी कितना प्रॉफिट आता है। द प्रॉफिट इज 133 सॉरी 133 तो लिखेंगे इसको टू P&L। इतना तो लॉजिक आपका बन ही रहा होगा कि सर जब कंप्लीट है तो P&L में ही जाना चाहिए, नोशनल वाली बात नहीं। यहाँ तक एक बार समझे, नोट करें, मैं करवाता हूँ फिर आगे का पेमेंट देखेंगे आप।
हाँ जी सर, कॉन्ट्रैक्टिंग क्यों करते हैं वो समझाते हैं। सर देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट काम चल रहा होता मतलब कि, तब कॉन्ट्रैक्टी हमें पैसे देता है। उस वक्त एंट्रियां होती रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, पैसा आता जाता है, जैसे कभी 2 लाख फिर 3 लाख, ऐसे ऐसे हमारे पास पैसा आता रहता है। और कॉन्ट्रैक्टी हमारा फर्दर क्रेडिटर बनता जाता है, क्रेडिटर पे क्रेडिटर बनता जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, फिर हम एंट्री ये डालते हैं, कॉन्ट्रैक्टी भाई अब आप हमारे क्रेडिटर नहीं हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। एंट्री करते हैं कॉन्ट्रैक्टी टू सेल, एंट्री होनी चाहिए विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। भले कॉन्ट्रैक्टी को आप डेटर बना लेते हैं, ज्यादातर पैसा उसने पहले दिया होता है, रिमेनिंग अगर नहीं दिया होगा वो हमारा डेटर। सेल की इनकम बुक कर देते हैं। सेल की इनकम कहाँ क्रेडिट होगी? जहां इसको बनाने के खर्चे क्रेडिट डेबिट हुए होंगे। जैसे स्टॉक एंड ट्रेड की कॉस्ट पड़ी होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल को आप ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर करते थे। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट किसमें पड़ी है? सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो अगली एंट्री होगी सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। पर ये एंट्रियां कौन करे ना, सारे एक ही एंट्री में काम खत्म कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग टू कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हर किताब में ये लिखा है। भले एंट्री एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी वो दोबारा सुन लो। कॉन्ट्रैक्टिंग टू कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इस तरीके से होने वाली है एंट्री। ध्यान रखना इस चीज का जरूर। और आगे चलते हैं सर। आगे थर्ड क्वेश्चन के बाद एक और कॉन्सेप्ट जो जरूरी आपका रहता है वो मैं करवाता हूँ। सर ये अनसर्टिफाइड की वैल्यूएशन के सामने कम है, ये 2 बार आ चुका पेपर, और आसपास दोबारा आने के भी चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझे बेटा, क्या कहता है सम हाउ यू। पहले क्वेश्चनों का हिसाब नोट कर ले जरा, मुश्किल हो जाता है फिर। थर्ड और एट्थ देखते हैं सर। हाँ भी लिखो जरा आज का कॉन्ट्रैक्ट का आज हो रहा है क्वेश्चन थर्ड, हो चुका है अब, होने लगा एट्थ। सोचिए, ये नोट डाउन, एट्थ क्वेश्चन की बारी। कॉन्ट्रैक्ट commenced on 1st of April and costing reward till 31st December are as under। तो 1st April को शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक का डाटा है, 9 मंथ्स का डाटा। मटीरियल चार्ज टू साइट, लेबर, फोरमैन सैलरी, एवरीथिंग गिवन। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू। टू मटीरियल 258,100, लेबर 560,500, फोरमैन 79,300। उसके बाद सर और स्टोरी, प्लांट कॉस्टिंग 2,60,000 हैज बीन ऑन साइट फॉर 146 डेज। सर ये 146 डेज के लिए साइट पे यूज हुआ है। यदि वर्किंग लाइफ 7 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, सर आपको ना बस 146 डेज की इसकी डेप्शन चार्ज कर देनी चाहिए। तो उसके बाद इसको कुछ भी हो, टूटे खराब हो जाए बेच दिया जाए, मुझे उससे क्या लेना। मेरी साइट पे 146 डेज यूज हुआ है, तो मेरी साइट पे इतनी ही डेप्शन आ सकती है। लो लिखते हैं इसे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,60,000 माइनस सैलरी वैल्यू। सैलरी वैल्यू देखो जी कितनी है, 15,000। लाइफ 7 ईयर, बट पूरा साल यूज नहीं हुआ, 146 डेज यूज हुआ है। यहाँ से डेप्शन निकाल सकते हैं आप लोग।
14,000 रुपये की डिडक्शन आ जाएगी। फिर आगे लिखा है कि सुपरवाइजर हु इज पेड 4,000 पर मंथ, अगर इतना ही लिखा होता तो हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए चार्ज करते, पर ऐसा नहीं है बेटा। इसमें तो कुछ और भी लिखा है कि 4,000 पर मंथ के बाद ही हैज डिवोटेड 3/4 ऑफ टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, पूरा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया ही नहीं है बंदे ने। तो टू सुपरवाइजर 4,000 रुपये पर मंथ 9 महीने के लिए, उसका 3/4 भी होगा। इससे इस सुपरवाइजर के 27,000 रुपये आएंगे आपको। कितने? 27,000। और आगे चलते हैं सर, आगे क्या कहानी है उसकी बात करते हैं। आगे सर हमारे पास लिख के आ रहा है कि एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस 1,40,000, क्या एज इट इज आ जाने चाहिए 1,40,000। फ्लैट है, पर मंथ नहीं थे, पर ईयर नहीं थे, सीधे आ गए। फिर लिखा मटीरियल इन हैंड एट साइट 25,400, सम ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग 4,500 was sold for 4,000, पार्ट ऑफ प्लांट 5,000 was sold at a profit of 1,000। पहले तो मटीरियल की बात करते हैं। सम ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग 4,500 was sold for 4,000, तो एंट्री आ गई बाय बैंक 4,000, बाय पी एंड एल 500, तो 4,500 वाला 4,000 में बेच दिया गया। अब बच्चा कहता है सर प्लांट भी बेचो। सर प्लांट कैसे बेचे? प्लांट बिका है या उसको जो मर्जी हो, मेरे को उससे क्या लेना है। मैंने 146 डेज यूज किया, उसकी मैंने डेप्रिसिएशन डाल दी। तो आगे लिख के आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 22 लाख था, पर इसको तुमने 20 लाख में एक्सेप्ट कर लिया। 22 लाख पे सर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई होगी, 22 लाख पे नेगोशिएशन स्टार्ट हुई होगी, पर हाँ कितने पे हुई है? 20 लाख। अब जिस रेट पे हाँ करके आए हो हमारे लिए तो वही है रेट। 31 दिसंबर को 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री टू बी पेड वाज कंप्लीटेड। अब हमें ऐसे लगने लगता है कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, इस लाइन से ऐसा लगने लग जाता है। और आगे कुछ और कहता है, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट इशू किया है 50% के लिए। आर्किटेक्ट साहब नहीं मान रहे कि सारा कंप्लीट है, हम कह रहे हैं 2/3 कंप्लीट है। आर्किटेक्ट साहब कहते हैं कितना कंप्लीट है? 50%। जो आर्किटेक्ट साहब कहते हैं वो मानना पड़ेगा। अब जो कंप्लीट है पर सर्टिफाई नहीं हुआ, उस चीज को क्या बोलोगे? सर आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट है पर सर्टिफाई नहीं हुआ, तो वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। प्रिपेयर दी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेक्शन टाइम बेसिस पे लगाएंगे। सर ध्यान देते हैं सर, यहाँ ना आप YWIP लिखने वाले हैं, इसमें वर्क सर्टिफाइड तो लिख दोगे, वर्क अनसर्टिफाइड में प्रॉब्लम आएगी। पहले आपको ये लग रहा है कि सर इसमें अनसर्टिफाइड है? सर बिल्कुल है। सर हमें नहीं लग रहा। सर अभी लगवाता हूं आपको भी। कंप्लीट कितना हुआ था? 2/3। सर्टिफाई कितना हुआ? 50%। इसको चाहे परसेंटेज में देख लो, इसके साथ देख लो, या इसको फ्रैक्शन में देख लो, उसके साथ देख लो, दिखने लग जाता है कि जितना कंप्लीट हुआ उतना सर्टिफाई नहीं हुआ होगा। समझ पा रहे हैं? तो इट मींस वर्क सर्टिफाइड। आपको जिस दिन पहले दिन चैप्टर स्टार्ट कराया था तो वहां बताया था कि जो सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वैल्यू होगी। वर्क सर्टिफाइड इज टू वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखना पड़ेगा। 20 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 50% सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू तो ये आ जाएगी 10 लाख रुपए। वर्क सर्टिफाइड तो 10 लाख आ गया। अब सर अनसर्टिफाइड कैसे वैल्यू करें? एक बार पक्का कर लो कि अनसर्टिफाइड है, क्योंकि हमने कहा था 2/3 बना है, और आर्किटेक्ट क्या कहता है? आर्किटेक्ट कहता है जी नहीं, सिर्फ 50% ही बना है, तो अनसर्टिफाइड तो पक्के पक्के है ही है।
उसको वैल्यू कैसे करना है सर, वो तो फिर मैं अब बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपको। जब आते हैं वापस, सर पहले आप अपने खर्चे सारे चेक कर लें कि आपने हर तरह का खर्चा डाल दिया। अच्छी तरह चेक कर लें बेटा, एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को। खर्चा सर हर एक तरीके का डल चुका है। सर अब इसमें कॉस्ट रिलेटेड की जरूरत पड़ेगी। इसमें वो शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा बेटा। याद है कल मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था कि टोटल डब्ल्यूआईपी में से नोशनल प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट रिलेटेड आ जाती है। पर अभी इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता क्योंकि सर इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें डब्ल्यूआईपी टोटल पता ही नहीं। इसमें ये वाला मेथड लगेगा कि ये वाले ऐड कर दो। स्काई ब्लू मेथड लगेगा बेटा। स्काई ब्लू मेथड आप कल भी देखे थे। ये सब ऐड हो जाएंगे, जो बेच दिया नहीं यूज किया वो माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्ट माइनस करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इनको पहले ऐड करना शुरू करते हैं। 258,100 प्लस 22,000। सारे खर्चे ऐड करने के बाद जो लेफ्ट ओवर है वो माइनस कर देंगे। एक चीज वहां लिखनी रहती है, और मटेरियल एट साइट भी था, वो मैं लिखवा दूं पहले। बाय मटेरियल एट साइट 25,400 था बेटा, वो भी लिख लेना आपने। ऐसा करने के बाद 1049 की कॉस्ट सेल डेट आ जाएगी। 10,49,000 कॉस्ट सेल डेट आ जाएगा आपके पास। इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार मटेरियल एट साइट चेक कर लें। कॉस्ट सेल डेट के तो आंसर खैर दिए नहीं होते कभी। तो मटेरियल हैंड 25,400 था, अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट सेल डेट आ गई। मतलब आज तक जो काम हुआ उसका खर्चा हमारे हाथ आ गया। एक बार चेक करना चाहेंगे, इसको देखना चाहेंगे सर। कॉस्ट सेल डेट 10,49,000। पर सर गेम खेलनी है हमने, और हमें गेम खेलने से पहले पता होना चाहिए कि जो अनसर्टिफाइड है ना उसको वैल्यू कॉस्ट पे करते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, whereas वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट। अब इस कॉस्ट डेट में आज तक के इस खर्चे में दोनों की कॉस्ट है। इसमें कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी है प्लस कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क भी है। तो आपको ये निकालना है कि कितनी इसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, कितनी अनसर्टिफाइड है। सर अब ये कैसे निकालें? सर ये निकालने के लिए ना प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आपके अकॉर्डिंग जो कंप्लीट था वो 2/3 था। 35 आर्किटेक्ट ने 1/2 किया, हाफ। इट मीन जो अनसर्टिफाइड है वो इतना, 2/3 माइनस 1/2 आ गया 6, 4, 1/6। 1/6 अनसर्टिफाइड। इसको वैल्यू कैसे करें सर? इस पे खर्चा कितना हुआ ये कैसे पता करें? सर खर्चा कितना हुआ ये कैसे पता करें? सर पहले आप टिल डेट देख लो कितना हुआ आपका। 1049। अगर मैं कहूँ आज 2/3 बना और उसका खर्चा इतना, बात समझ में आती है आपको कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट बना, खर्चा इतना। सर अगर इसी हिसाब से खर्चे होते गए तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉस्ट होगी कि 2/3 कितनी है तो टोटल कितनी होगी। फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की क्या कॉस्ट बनती है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की बनती है 1,573,500। ये आपके फुल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बनती है। और बच्चे कहते हैं सर इससे क्या हो जाएगा? सर इससे सॉल्व हो जाएगा। मेन पंगा तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर? सर इससे वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट पता कर लो। वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट है
कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड की पता लगी, अनसर्टिफाइड की पता कर सकते। सर्टिफाई आता हुआ था, पूरी कॉस्ट इतनी बाध्य इतनी होगी, डिवाइड बाय 2। 786750। अब इसको इस इक्वेशन में यहां रख दिया तो अनसर्टिफाइड की बैलेंस फिगर में आ जाएगी। देखो ये क्या कॉस्ट आ जाती है 1049 में से माइनस करके सर 262250। अनसर्टिफाइड की बैलेंस फिगर आ जाती है 262250, 262250। अब इसको आप इसमें शो कर दो। इसके बेस पे आप अपना नोशनल प्रॉफिट आप निकाल के देखो बेटा कि कितना नोशनल प्रॉफिट आता है। बाकी एक ऑप्शन थी बेटा, जब हम यहाँ पहुंच गए थे हमने इससे पहले सर्टिफाइड की निकाल ली, सर्टिफाइड की यहाँ रख दो, अनसर्टिफाइड की निकाल ली। तो दिमाग वाला बच्चा होता है, कोई कहता है कि सर आप 1573 500 पे जब पहुंचे हो तो 1/6 क्यों नहीं कर देते? 1/6 करके देखो, डायरेक्ट आंसर आ जाए। सर बिल्कुल कर सकते हो, 1/6 अनसर्टिफाइड है तो उसकी कॉस्ट आ जाती। चलो इन एनी सिचुएशन आप ये फाइंड आउट करें कि नोशनल प्रॉफिट क्या आता है। नोशनल प्रॉफिट पता करना है आपने, देखो सर टोटल टोटल लगा लो दोबारा, ये तो काम तुम्हारे ही है। तो नोशनल प्रॉफिट 213250 आ रहा है, तो ये आपने नोशनल प्रॉफिट में पुट कर देना। तो नोशनल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट पी&एल में जाएगा, कुछ अमाउंट WIPR में। वो सिंपल ही है, जैसे पहले बात हुई थी कि भाई 2/3 और 1/3 वाले फॉर्मूले लगे। सर एग्जाम के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट का इतना चैप्टर है, बाकी आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल करो, रिवाइज करो, जो डाउट कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछो। अब अगले लेक्चर में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? इसको अच्छी तरह नोट कर लेना, समझ लेना जरा, फिर अगले लेक्चर की तैयारी करते हैं।